मानव नेत्र। देखो, पहले अगर कोई आपसे पूछे कि मानव नेत्र क्या होता है तो इसके बारे में क्या बताएंगे, सुनो ध्यान से। माने मानव नेत्र नो, इसकी संख्या 2 होती है। मानव नेत्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक जोड़ी है क्या नेत्र बा। अब एक बात समझो, जो मानव नेत्र होता है गोलाकार होता है, और मानव नेत्र जो होता है एक सुरक्षित जगह पर होता है। आज जो नेत्र होता है उसमें 3 परतें पाई जाती है, मैंने 3 झिल्लियाँ पाई जाती, सुनते रहना। सबसे बाहर वाला झिल्ली को दृढ़ पटल कहते हैं, दृढ़ पटल याद रखिएगा। बीच वाला झिल्ली को कोराइड, और सबसे अंदर वाला झिल्ली को रेटिना कहते हैं। बात समझिए। तो लिखते हैं तनी मानव नेत्र में, देखो पहले समझ लो, हम बता देते हैं चित्र कि मानव नेत्र जो होता है एक ऐसा हमारा, देखो ये नेत्र। आज पूरा मानव नेत्र की हम लोग चित्र को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मानव नेत्र में आइए लेंस है, उत्तर लेंस पाया जाता है, याद करो। कौको झिल्ली, देखिए ये आपके झिल्ली है। मानव नेत्र की संरचना में बहुत सुंदर बनाएंगे चित्र, पहले समझ लो। ये देखो, यही आपका है मानव नेत्र की संरचना। सुनो कौन कहाँ पाया था, सबके बारे में आप लिखेंगे। ये मानव नेत्र की संरचना है आंतरिक। ये बताइए, जो सबसे बाहर परत पाया जाता है उसको कहते हैं दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। जो बीच वाला झिल्ली होता है उसको कहते हैं कोराइट, कोराइट। और जो सबसे अंदर वाला झिल्ली होता है उसको कहते हैं रेटिना। इसी को कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल। इसके ऊपर 2 बिंदु पाया जाता है, एक पित्त बिंदु जिस पर प्रतिबिंब एकदम HD खंड दिखाई देता है, HD खंड। एक अंध बिंदु, अंध बिंदु, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है। ये जो खाली जगह देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश सिरा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश सिरा का। सुनो, ये जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। ये लेंस मानव नेत्र में केवल उत्तल लेंस ही पाया जाता है। जो बाहरी वाला हिस्सा देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना मतलब कार्निया, ये कार्निया है। ये क्या है? कार्निया है। हाई जो हिस्सा देख रहे वाला इसको आइरिस कहते हैं। सब इसके अंदर का चाप द्रव बना होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एथी अलग कि नेत्र के बारे में, रुक जाओ, तो क्या इसके बारे में कहेंगे? तो पहले ही कहोगे ना कि जो मानव नेत्र होता है बहुत ही सुरक्षित जगह पर स्थित होता है। अब मानव नेत्र की संख्या कितनी होती है? 2। और मानव नेत्र जो होते हैं वो 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। सबसे जो बाहर झिल्ली होती है उसको दृढ़ पटल कहते हैं, बीच वाला झिल्ली को कोराइड कहते हैं, और अंदर वाला झिल्ली को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। याद करो, सबसे बाहर वाला झिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ, दृढ़ पटल, बीच वाले कोराइड, और अंदर वाला क्या कहते हैं? अब एक बात समझो, जब भी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती है, याद करते रहना। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती है, और वह प्रकाश की किरणें आकर के कार्निया पर गिरती है, और कार्निया से होते हुए सीधे लेंस के ऊपर जाती है। अच्छा, जब लेंस के ऊपर जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। हालांकि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हम लोग अपने अनुभव के द्वारा इसको हमेशा सीधा समझते हैं। हमेशा जब भी प्रतिबिंब की बात करेगा तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हम लोग अपने अनुभव के द्वारा इसको क्या समझते हैं? सीधा समझते हैं। और इस तरीके से प्रतिबिंब की मानने की बात होती है। याद रखिएगा, नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस ही पाया जाता है। याद रखेंगे, कोई भी पूछे हाथी में कौन लेंस? उत्तल लेंस। मनुष्य में कौन लेंस? उत्तल लेंस। जितने भी जानवर हैं सब में उत्तल लेंस पाया जाता है। और आप सुबह पढ़े भी थे, अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है।
उत्तल लेंस हमेशा बड़ा बनता है, उत्तल लेंस छोटा बनता है। उत्तल लेंस छोटा क्या दिखाता है, जेंगा वस्तु रहेगा होंगे बहुत दूर रहेगा, जैसे जहाज बहुत दूर है तो आपका छोटा दिखाई देता है, जहाज पास से जाएगा तो आपको बड़ा दिखाई देगा। तो वो जैसे होता है वैसे दिखाई देता है। हाँ, जेंगा माने जितना नज़दीक रहेगा उतना बड़ा करके दिखाई देगा, और जितने दूर है तो उतना छोटा करके दिखाई देता है। तो ये आपका रहा उत्तल लेंस के बारे में, आइरिस के बारे में। ये मानव नेत्र की आपकी बात है। अब इसमें तनी बात समझो। दृढ़ पटल जो होता है, सुनो ना, दृढ़ पटल जो होता है यह एक प्रकार की अपारदर्शी झिल्ली होता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि इससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता। और जो बीच वाला झिल्ली होता है वह काले रंग का होता है, जो प्रकाश को अपने अंदर खींचता है। भाई कोराइट है ना, तो काले रंग का होता है, जो प्रकाश को अपने अंदर क्या करता है, खींचता है। और जो सबसे अंदर वाला झिल्ली होती है वो रेटिना होता है, उसी पर प्रतिबिंब आपका बनता है। रेटिना पर दो बिंदु, एक आपका पित्त बिंदु है और एक आपका क्या है, अंध बिंदु है। तो जो पित्त बिंदु होता है इस पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, बहुत साफ बनता है आपका ये जंजीर। देखिए ना, आप कब फोटो खींचते थे इतना पर क्लिक करते, इतना पर इतना पर, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह आता होगा जहाँ से एकदम क्लीन फोटो आता होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं पित्त बिंदु। एक होता है अंध बिंदु। तो अंध बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर प्रकाश नहीं पहुँचता, जिस पर हमेशा अंधेरा रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु। एक चित्र बना के इसको लिख लो, ठीक है, मैं बना लो सब लोग चित्र। पहला बाबू लिखो तुम लोग दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। अच्छा, अभी आपने देखा था दृढ़ पटल नेत्र के सबसे बाहर पाए जाते हैं ना। हाँ, तो लिखो लिखो। दृढ़ पटल नेत्र के सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। यह अपारदर्शी होता है, यह अपारदर्शी होता है तथा सफेद रंग का होता है। इससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता, इससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है। सबको याद। तो आप कहेंगे दृढ़ पटल नेत्र के सबसे बाहरी भाग होता है, यह अपारदर्शी होता है तथा सफ़ेद रंग का होता है, इससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता। जब भी बात आपसे कहा जाएगा तो बता सकते हैं आप इसको। बोलो, जब भी बात आपसे पूछेगा कोई, आप इसको बता सकते हैं दृढ़ पटल नेत्र के सबसे बाहरी भाग होता है, यह अपारदर्शी होता है तथा सफ़ेद रंग का होता है, इससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। ठीक है, लिखा गया इतना, लिख लो। अब हम लोग लिखेंगे दृढ़ पटल के बाद दूसरा हेडिंग कोराइट। फिजिक्स पढ़े लेसन नंबर 11, ठीक बा, नोट करते। कोराइट, कोराइट। अच्छा, आपको याद है कोराइट के बारे में? कोराइट बीच में पाया जाता है, लिख लो। ये काले रंग का होता है। हाँ, ये प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है, लिख लो। यह नेत्र के तीनों झिल्लियों के बीच में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। ये नेत्र के तीनों झिल्लियों के बीच में पाया जाता है तथा यह काले रंग का होता है, ये काले रंग के होता है, ये काले रंग का होता है और
या प्रकाश को अपने तरफ अवशोषित करता है। कोराइड नेत्र के बीचों बीच में होता है, यह नेत्र के तीनों झिल्लियों के बीच में पाया जाता है तथा यह काले रंग के होता है और यह प्रकाश को अपने तरफ अवशोषित करता रहता है। सबको याद भी होगा कोराइड, ये बीच में पाया जाता है, सबको याद होगा। जब भी पूछा जाए कोराइड के बारे में बता देंगे। काले रंग का होता है, बीच में पाया जाता है, ये प्रकाश को अपने तरफ क्या करता है, अवशोषित करता है, तभी तो प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। का जी अब आ जाओ, रेटिना। अच्छा, इसके एक और नाम होता है दृष्टि पटल। और देखो, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना में बनता है। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन अच्छा, एक और बात है, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा बातों का सब। अगला टेस्ट फिजिक्स का ही होने वाला है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन अपने अनुभव के द्वारा इसे हम लोग क्या समझते हैं, सीधा समझते हैं। अपने अनुभव के द्वारा सीधा समझते हैं। नोट करो, बढ़ा के नोट करा। वास्तव में जिंदगी नहीं बोलती है भाई। हाँ तो लिख लो, पित्त बिंदु रेटिना पर पाया जाता है, रेटिना पर पाया जाता है। इस समय आ गया, तुम्हें जरूर कुछ पड़ा था, घर रहता है सुतल रहे। पित्त बिंदु रेटिना पाया जाता है तथा इस पर स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब बनता है। इस पर स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब तुझमें रब दिखता है यार, मैं क्या करूं। यह होता है पित्त बिंदु। अंध बिंदु आ जाओ, अंध बिंदु। अच्छा, हमने अच्छी तरीके जानते होंगे कि अंध बिंदु रेटिना पर ही पाया जाता है, लेकिन इस पर प्रकाश नहीं पहुंचता बेचारा, इसीलिए यहाँ पर अंधेरा रह जाता है, इसीलिए इसका नाम हुआ है अंध बिंदु। तो लिख लो बाबू, तो निकला लिखो, यह रेटिना पर पाया जाता है, रेटिना पर पाया जाता है तथा इस पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, तथा इस पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। इसलिए यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचा, इसलिए यहाँ अंधेरा रहता है, जिसे पित्त बिंदु कहते हैं। पांड बिंदु कहते हैं, संध बिंदु। ऐसा पित्त बिंदु, अंध बिंदु सारा याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेते हैं बाबू, नोट कर बेचा एक वर्क। अब हम बता देते तब। अभी देखिएगा नु, अभी जब आप नेत्रवा बना रहे तो नहीं से खाली जगह आपका छूटा था, अब प्रकाश सिर आप लिखे थे। इसी कहानी ये होगी
कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं आज जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो ये जा करके मस्तिष्क को बताता है कि ये मस्तिष्क तुमको मालूम हो चुका है, रेटिना प्रतिबिंब बन चुका है। अब तब हम लोग महसूस करते हो ये तो रेटिना प्रतिबिंब बन चुका है। तो लिखो, जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो प्रकाश सिरा सूचना मस्तिष्क को देता है, मस्तिष्क को देता है। तब हम समझते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना बना, तब हम समझते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर बना है। चलिए, तो यही प्यारा से प्रकाश शिरा की परिभाषा रहा कि जब हम देखते हैं किसी वस्तु को, प्रतिबिंब रेटिना पर जब बनता है तब प्रकाश सिरा मस्तिष्क को जाकर के बताता है और तब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर बन चुका है। हालांकि प्रतिबिंब हमेशा मोटा बनता है। पानी नहीं खाएगा पी लो, तब का फटाक दे लिख लो, लिखो। अच्छा देखो, पहले एक बात नहीं, परिचय दे दे। जब भी कार्निया के बारे में कोई पूछेगा आपसे, सुनो, कार्निया के बारे में जब भी पूछेगा तो आप कहेंगे कि कार्निया नेत्र का सबसे माने आगे का सबसे बाहरी भाग होता है। सुनो, दान में न, दान में जब कोई नेत्र दान करता है तो कार्निया को ही दिया जाता है। कार्निया एक ऐसा नेत्र का अंग है जो कभी नहीं बदलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कहाँ आता है, एक समान होता है। जब हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु से प्रकाश की किरण कार्निया पर ही पड़ता है। तो लिख लो, देखो, यह नेत्र का बाहरी भाग होता है, नेत्र का बाहरी भाग होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा नहीं तो सर्वप्रथम प्रकाश की किरण कार्निया पर ही पड़ता है। प्रकाश की किरण कार्निया पर ही पड़ता है। कार्निया पर ही पड़ता है तथा नेत्रदान में कार्निया ही दान किया जाता है। कार्निया ही दान किया जाता है। कार्निया ही दान, इस तरीके से आप कार्निया के बारे में बता सकते हैं। अब आइए, नेत्रोड, नेत्रोड लिख लो, तब नेत्रोड के बारे में बताएंगे फटाक में। देखो, सारा कहानी है नेत्र की ही है। ये वाला कार्निया है, ये आपका लेंस है। तो अगर कोई आपसे पूछे नेत्रोड के बारे में ना, तो एक कार्निया था, हाई लेंस था। तो कार्निया और लेंस याद करो सब लोग, कार्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसी को नेत्रोड या उसी को जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया और जो लेंस होता है इसके बीच में जो द्रव भरा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, तो लिख लो, देखो, कार्निया
तथा तथा लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे इलेक्ट्रोड या जलीय द्रव कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोड या जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। सब लोग याद करें कि कैसे होता है, बता सकते हैं आप इसमें। एक इलेक्ट्रोड होता है, देखो आपसे कोई पूछे कि कचाव द्रव क्या होता है, जानते हो क्या कहोगे? जो ना लेंस देख रहे हो, लेंस और जो रेटिना है उसके बीच में जितना भी द्रव पाया जाता है उसी को कचाव द्रव कहते हैं। तो लिख लो, लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है तो उसे कचाव द्रव कहते हैं। वहाँ वजह से दिखाई देता है। चलो ठीक है, जहाँ मन इच्छा हो के, लेकिन एकदम दिखाई देना चाहिए साफ साफ। कचाव द्रव कहते हैं। लिख लो, बोलते नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, लेसन नंबर 11, लिख लेना। माने तनिक आँख की पुतली। देखो आपसे कोई पूछे पुतली की विशेषता तो आप क्या कहेंगे? सुनो सुनो बात एकदम ध्यान से। जब बहुत अधिक प्रकाश पुतली के अंदर जाता है तो पुतली सिकुड़ जाती है। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब बहुत अधिक प्रकाश पुतली के अंदर जाता है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश पुतली के अंदर जाता है तो फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जितना नेत्र को प्रकाश की आवश्यकता है उतना ही मिले। बहुत अधिक प्रकाश जाएगा तो वो प्रतिबिंब ना बन पाए, इसलिए वो सिकुड़ जाती है कि जितना चाहिए उतने जाए, और बहुत कम जाएगा तभी नहीं बन पाएगा, इसलिए पुतली क्या होती है? फैल जाती है। तो पुतली की विशेषता याद कर लेना बाबू कि बहुत अधिक प्रकाश, आवश्यकता से अधिक। तो कभी कभी आप देखिए ना, आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि कभी कभी आप कहीं घर में हैं, लाइट जल रहा है, और जब लाइट भग जाता है तो चारों एकदम अंधेरा आ जाता है। अब आप 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद आपका राहत मिल जाती है, कुछ आपको दिखाई देने लगता है। तो ये पुतली की विशेषता था। सुन, पुतली की विशेषता था कि जब लाइट जला था तो पुतली सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि अधिक प्रकाश मिल रहा था, सिकुड़ी हुई थी। लाइट भग गया तो मान लो लाइट भगे तो अंधेरा होगा ना, तो कम प्रकाश होगा तो उसमें पुतली क्या होगी? फैलेगी। तो तनी फैलने में कुछ सेकेंड का समय लगता है। जब फैल जाती है तो फिर आपको अच्छा दिखाई देने लगता। कभी आप घर में होंगे, देखना ना, या सिनेमा हॉल में कभी गए हो तुम लोग? सिनेमा हॉल में हैं? अब तो लोग जा ही नहीं रहे हैं, सब कोरोना वगैरह के चलते, या मोबाइल पर सब आप मिल जा रहा है। तो सिनेमा हॉल में भी यही होता है। क्या होता है ना, नहीं बंद, सब चल रहा है, चालू हो गया। क्या बात करो, क्या बंद हो रहा है? साव चित्र मंदिर भी चल रहा है, गोविंद टाकीज भी चल रहा है। चलो, अरे जो सिनेमा हॉल में अच्छा लगता है थोड़ा चलो है तो बड़ा कितना नहीं है तो रहता तो मुँह होता लोकल मोबाइल और उसमें वहाँ से लेकर के यहाँ तक सब पर्दे होते हैं, सब इतना बड़ा बड़ा दिखाई देंगे। एम हेती नहीं हर तरह बस। हाँ ताइए होता है। तो पुतली भी सस्ते याद वही ना, क्या कहोगे कि ढेर प्रकाश आँख के अंदर जाई तो सिकुड़ जाता है। मनोखी मुना जी हो गया बतिया, सिकुड़ जाता है, और जब कम प्रकाश जाता है तो फैल जाता है। तो लिखो, जब अधिक प्रकाश पुतली के अंदर प्रवेश करता है तो पुतली सिकुड़ जाती है।
सिकुड़ जाती है तथा जब कम प्रकाश पुतली के अंदर प्रवेश करता है तथा जब कम प्रकाश पुतली के अंदर प्रवेश करता है तो पुतली फैल जाती है। एकदम आपको याद होना चाहिए, नोट कर लो। हमारे आँखों में कितने सेल पाए जाते हैं? 2। सुनो, एक दंडकार से, एक शंक्वाकार से। अब देखो शंक्वाकार जो सेल होता है ना, इसकी संरचना इस तरीके से होती है, सुन के लिख लो आप लोग। और अब देख लीजिएगा कि शंक्वाकार सेल वस्तुओं के रंग के बारे में बताता है। लिख लो, शंक्वाकार सेल वस्तुओं के रंग के बारे में बताता है। लिख देते हैं, शंक्वाकार सेल वस्तुओं के रंग के बारे में बताता है। रंग के बारे में बताता है, ठीक है। तथा शंक्वाकार सेल वस्तुओं के रंग के बारे में बताता है तथा यह जब खराब हो जाता है तो हम वस्तुओं के रंग की पहचान नहीं कर पाए। हम वस्तुओं के रंग की पहचान नहीं कर पाते। नोट कर, तो वस्तुओं के रंग की पहचान नहीं कर पाते। तो शंक्वाकार सेल वस्तुओं के रंग के बारे में बताता है तथा ये जब खराब हो जाता है, मान शंक्वाकार सेल खराब हो जाता है तो हम वस्तु के रंग के पहचान नहीं कर पाते। वस्तु के रंग के पहचान नहीं कर पाते, याद रखेंगे। और यही शंक्वाकार सेल है बाबू, जब खराब हो जाता है तो आदमी लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, जिसको वर्णता रोग कहते हैं। और वह ट्रेन का ड्राइवर नहीं बन सकता। हाँ, अनुवांशिक होता है। ट्रेन के ड्राइवर का मतलब होता है कि लाल रंग जो होता है, आपको याद होगा, जब वो प्रतीक होगा तो आप रुक जाएंगे, ट्रेन रुक जाता है। हरा रंग होगा तो चलेंगे। मान लो कि ट्रेन के ड्राइवर बन गया, हरा रंग दिखा रहा है और उसको मालूम चले लाल है, उसको नो लग गया तो वो रुकेगी। हाँ, हम जांच होता रहता है। हालांकि अब सब जगह व्यवस्था हो गई। अब गोरखपुर में चाहेंगे कि मनमानी चला लेना, रेड जलेगा तभी आपको जाना है। अब रोड पर पूरा लगा दिया सरकार, रेड जलेगा तो रुके रही, हरियर जलेगा तभी आपको जाना है। और रेड में अगर जलते हुए निकाल दिए 5000 रुपये का चालान है, आपका जुर्माना लग जाएगा। सब व्यवस्था लगा दिया। चलिए आगे बढ़े। तो शंक्वाकार सेल जाने वस्तु किस रंग का है, लाल है, हरियर है, पीयर है कि करिया है, उसके बारे में बता। चलिए, आज पानी बरसेगा रात में एकदम निश्चित रूप से। आज पानी बरसने वाला है। दूसरा आ जाओ दंडकार सेल। दंडकार सेल, अच्छा ये तो पहले जानिए कि छड़ के आकार का होता है इस तरीके से। आप पहले जानिए दंडकार सेल के बारे में। ये जो होता है लगभग अधिकतर ये देखेंगे छड़ के आकार का ही दिखाई देता है। और सुनिएगा, ये जो होता है ना, प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। अगर हमको आप देख रहे हैं इस समय तो समझिए आपके अंदर दंडकार सेल है, तभी देख रहे हैं। दंडकार सेल के कारण ही जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को देख लेते हैं। मैंने प्रकाश में देखने में सहायता दंडकार सेल ही करता है। लिख लो, वो पानी आ रहा है, पी लो। एक इधर दे दो, एक उधर दे दो। लिख लो, यह प्रकाश सेल, यह प्रकाश सेल ये प्रकाश के लिए लिखो सुग्राही होता है।
यह प्रकाश के लिए शीघ्राई होता है, अर्थात प्रकाश में देखने में सहायता करता है। प्रकाश में वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। और इसके कमी से याद रखिएगा, अभी लड़का बताया था रतौदी हो गए, नोट में निकलेंगे। इसके कमी से रतौधी रोग हो जाता है। इतना अच्छा है। करने के लिए विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। हाँ वो तो सब लोग जानते हैं कि विटामिन ए में विटामिन ए का यूज किया था। तो लिख लो दंडकार सेल के बारे में। तो अगर आँख का निकर बिंदु कोई पूछेगा ना तो क्या इसका आप डिफिनेशन बताएंगे। सुनो एकदम सिंपल सुनो। मान लो पहले समझो जी, ये मान लो आँख है, ये आँख ऐसे ही होता भी यार जानते होंगे। और यहाँ पर कोई बिंदु है और इस पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये आँख है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर वस्तु रखा गया, आप इस वस्तु को देख रहे हैं तो जानते हो क्या कहोगे। कहोगे कि आँख से स्थित, ये आँख है, आँख से स्थित वह निकट बिंदु, सुनिएगा ध्यान से, आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखे किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उससे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। उससे आँख का, इसका मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। देखिए देखो बोर्ड के पेपर में कई बार आता है कि आँख के निकट बिंदु का मान कितना होता है, क्या कहोगे। अच्छा आप लोग याद होगा, कहोगे कि आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखे किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उससे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। और इसका मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। बोल रहे याद हुआ, क्या बताओगे। आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उससे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। और इसका मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इतना आसान डिफिनेशन है। तो लिखा जाए का एक और ही डिफिनेशन बता के तब आपको लिखाना है। सुनिए, एक होता है आँख का दूरबिंदु, आँख का दूरबिंदु। चलो है नेत्र हो गया। नेत्र माने आँख। अगर आँख देखो चेहरा कितना भी सुंदर हो लेकिन आँख ना हो तो साला कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो। इसलिए नेत्र को बचा कर रखना चाहिए। अब एक लड़का था, एक्सीडेंट हुआ, उसका आँखें उड़ गया दोनों। जैसे वो एक्सीडेंट हुआ ना तो जाके गिट्टी पर गिरा, दोनों आँखियों में गिट्टी घुस गई उसको। बहुत खतरनाक। इतना तेज सब गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्या करोगे। इतना स्पीड चला रहे, इतना स्पीड की कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझ रहे हो। तुम लोग मत चलाना, तुम अपने जीवन को बचा कर रखना, ठीक है। आज चलाना देखो जब ब्याह हो जाएगा तो मलकाएंगे बेटे जाएंगे साथ, हम साथ भी जाएंगे तुमको भी लेकर। हाँ बाप रे। इसका मान कितना होता है अनंत। और सुनो आँख से स्थित, सुनो आँख से स्थित वह दूर बिंदु, सुनो जी, आँख से स्थित वह दूर बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से क्या करता है, देख लेता है उससे आँख का दूर बिंदु कहते हैं। इसका मान अनंत वही, इसका नहीं अनंत होता है। इसका भी मान आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ से स्थित वह निकट बिंदु, में निकट बिंदु कहना है, निकट बिंदु में निकट बिंदु कहो और दूर बिंदु में दूर बिंदु कहो, निकट बिंदु। अच्छा तो आप जाकर घर में पढ़ लीजिएगा, एक बार दिखाई देगा तो कभी पढ़ लेंगे। तो आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखे किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है उससे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। आँख का दूर बिंदु, आँख से स्थित वह दूर बिंदु जिस पर रखे किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख लेता है उसका आँख का दूर बिंदु कहते हैं। अब लिख लीजिए इसको दोनों डिफरेंस। इसका मान है, हाँ लिखो, बोल रहे हैं लिख लो। तहार बहुआ दृष्टि विस्तार में आ जाएगा। देखो आँख के निकट बिंदु सब लोग याद करो। हाँ बस आँख के, बस इतना ही याद होगा तो हो गया। जब क्यों पूछे दृष्टि विस्तार क्या होता है तो आँख के निकट बिंदु, आँख के निकट बिंदु और आँख के जो दूर बिंदु होता है इसके बीच का जो खाली जगह होता है या जो इसके बीच की दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार। तो नहीं याद कर लीजिए, क्या कहोगे, आँख के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो क्या होता है। तो लिख लो, लिख लो
आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच के दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार कहते हैं। और सूत्र लिखना है दृष्टि विस्तार बराबर आँख के निकट बिंदु और माइनस दूर बिंदु। तो जल्दी से लिखा गया। यह होता है आँख के दृष्टि विस्तार। देखो पहला दूसरा दोनों समझना क्षमता के बारे में कोई कहेगा तो कहेंगे किसी वस्तु की स्थिति के अनुसार, तो सुन लो, किसी वस्तु के स्थिति के अनुसार आँख के फोकस दूरी के बदलने की जो प्रक्रिया होती है उससे समंजन क्षमता कहते हैं। देखो सुनो, जब वस्तु हमसे बहुत दूर होता है तो हमारी समंजन क्षमता कम होता है, फोकस दूरी अधिक होता है। माने फोकस दूरी का उल्टा होता है, माने जितना अधिक फोकस दूरी होगा समंजन क्षमता उतना ही कम होता है। आज याद कर लेना। और जितने कम फोकस दूरी होगा समंजन क्षमता उतना ही क्या होता है, कम होता है। जल्दी करो तनी। देखो किसी वस्तु के स्थिति के अनुसार, किसी वस्तु के स्थिति के अनुसार नेत्र के फोकस दूरी को बदलने की प्रक्रिया को, नेत्र के फोकस दूरी के बदलने को प्रक्रिया को नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। यह फोकस दूरी के बीच का अनुपाती होता है। यह फोकस दूरी के बीच का अनुपाती होता है। ये फोकस दूरी का होता है बीच का अनुपात। और यहाँ पर जो समंजन क्षमता और बीच का माने कैचिंग 1/4 फोकस दूरी। तो जो समंजन क्षमता होता है वह फोकस दूरी के बीच का अनुपाती होता है। जितने अधिक फोकस दूरी होगा बाबू उतना ही कम समंजन क्षमता होकर रहेगा। जब भी बात करें जितना अधिक फोकस दूरी उतना कम समंजन क्षमता, और अगर कम फोकस दूरी है समंजन क्षमता अधिक होगी। तो अगर कोई वस्तु बहुत पास है, नज़दीक है, तो उसका फोकस दूरी कम होगा, समंजन क्षमता अधिक होगी। वस्तु बहुत दूर है तो फोकस दूरी अधिक होगा, समंजन क्षमता कम होगी। तो जब इस टाइप की बात करेगा तो आप इसको बता सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समंजन क्षमता के बाद अगला एक हेडिंग बना लेंगे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखते हैं लिखा गया सबका, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सब याद कर लेना आप लोग। अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। जैसे आप आँख का निकट बिंदु का परिभाषा बताए हैं ना कि आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिस पर रखे किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है तो उससे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। जो आप निकट बिंदु का परिभाषा बताए थे ना, सेम टू सेम यही होगा। आज इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, याद कर लीजिए। आज जहाँ भी कैपिटल डी दिखाएगा तो उसको अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसका मान हमेशा 25 सेंटीमीटर कहता ना, 25। तो लिख लो, जगह आप निकट बिंदु का परिभाषा लिखेंगे सेम टू सेम वही लिख लो। देखो आँख से स्थित
वहाँ निकट बिंदु, जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख लेता है, तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तथा इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। यही होता है। तो डाक दे जल्दी देखते हैं हम लोग। देखो, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं और वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। याद करो, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और कब नहीं दिखाई देगा? जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना का आगे पीछे बनेगा तब। माने एकदम सिंपल सा बात है कि जब हम किसी वस्तु को देखें और उस वस्तु को जब हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं या स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं देता है, तो उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब आपके को यहाँ से मान लीजिएगा कि 1 किलोमीटर की दूर या आधा किलोमीटर दूर कोने बकरी का बच्चा खड़ा है। अब आपको ये नहीं देख कर पहचाने खुशुआ कि पाठी है, तो समझिए कि आप में कौन दोष हो गया? दृष्टि दोष हो गया है ना। हाँ, हमारी कौन आदमी आपके पास आया, समझ रहे हैं, कोई खड़ा हो गया, आप पहचान ही नहीं पाए कि लड़का की लड़की है, तो आपको कौन से दोष हो गया? दृष्टि दोष हो गया। पहचान लेंगे आप? चलिए लगा कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और आगे याद रखना, इसमें व्यक्ति जो होता है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर नहीं बनता। दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के आगे पीछे बनता है। रेटिना के आगे पीछे मतलब नोट करो, फटाक से नोट करो थोड़ा सा। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे निकट दृष्टि दोष किसका कहते हैं, तो क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति निकट के वस्तुओं का स्पष्ट देख लेता है। याद करो, जब कोई व्यक्ति निकट के वस्तुओं का स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर के वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति, देखो जब दोष होता है दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में कहेंगे जब कोई व्यक्ति निकट के वस्तुओं का स्पष्ट देख लेता है। याद कर लेना तुम्हें, ठीक है? निकट, अगर निकट दृष्टि दोष हुआ तो मैं नज़दीक के दिखाई दी, दूर के ना दिखाई दी। तो जब कोई व्यक्ति निकट के वस्तुओं का स्पष्ट देख लेता है और दूर को नहीं देख पाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसके दो कारण होता है।
लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाता है। और दूसरा का नेत्र लेंस, सुनो, और ये तो है नेत्र। दूसरा का ये होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे ही बन जाता है। खैर पहले निकल स्थिति उसका परिभाषा लिखो। लिखो जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निकट दृष्टि दोष कारण। पहला लिख लो, दो कारण इसमें याद करना। पहला होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा का नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना का आगे बनता है। कारण जरूर याद रखिएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। रेटिना का आगे बन जाता है, यही प्रतिबिंब बनता है। चित्र भी बना लो, ये गया और यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, नोट कर लो इसको थोड़ा सा, तब इसका निवारण बता रहे हैं। निवारण देखो, जब बात निकट दृष्टि दोष के निवारण कहेगा ना, तो आप कैसे ठीक करेंगे उसकी बात करता है। 3 उपचार की बात होगी। तो इसमें आप उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट बढ़ाने बा अवतल लेंस का प्रयोग। तो देखो, अगर ये दोष हुआ है ना, तो देखो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन गया है ना। लेकिन जब आप यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे तो एकदम प्रतिबिंब रेटिना बन जाता है। तो लिखो निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मा में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर निवारण के लिए चित्र बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे। आगे अवतल लेंस लगा देंगे, अब आप प्रकाश को डालेंगे, दोनों जाकर रेटिना और रेटिना बनेगा। अब आपको दिखाई देगा। बनाइए तन चित्र।
अच्छा, एक एकदम बता सकते हैं दूरदृष्टि दोष में कि जब किसी व्यक्ति को दूर के वस्तु क्या होती है स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की जगह दिखाई देती है लेकिन नजदीक के दिखाई नहीं देती, उसी को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। याद हो गई, याद रही ला माने जब दोष रही तो हम दिखाई दी आ दूर बा तो दूर के दिखाई दी। आय के कारण उल्टा कहल जाई, वही में कारण में का लिखाई रहा कि हाँ तो में रेटिना के पीछे बनी, आयो का लिखाई रहा बकरता त्रिज्या, बकरता त्रिज्या उसमें क्या होता था बढ़ जाता था तो में घट जाए। लिख लो आय के दूर करे खातिर कौन लेंस उत्तल 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 लिख लो कि जब हाँ जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, याद करो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। पूरा एकदम याद हो गया होगा। कारण सुनो, पहला दो कारण लिखना है बाबू। बकरता त्रिज्या घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। लिखना पहला नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलो सब तुम लोग याद कर लिया, आपका है इसमें। और दूसरा होता है प्रतिबिंब रेटिना कहाँ बनता है पीछे, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, बनता देखो चित्र बना देते हैं। अब लिख लो आराम से, ऐसे पीछे ऐसे बनेगा रेटिना के पीछे, नोट कर लो, चित्र बना लो। चलिए, अच्छा आपको याद है कि जब भी बात दूरदृष्टि दोष के करेगा ना तो इसको उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का, बस उत्तल लेंस का। भाई निकट में है अवतल प्रयोग किए तो दूर में किसका प्रयोग करेंगे उत्तल का। तो लिख लो इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। चलिए, किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। और चलो आज का अंतिम हेडिंग पढ़ लो, तब आज का जड़ा दृष्टि दोष समाप्त हो। ठीक है, अब तो अगले ऊपर हरे आराम। हाँ तो बना लो फीका, चलो तब मैं उत्तल लेंस दिखा देना है। चलो यहाँ आपका बन गया, जल्दी बना लो अपना मन से। मैंने उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं प्रतिबिंब एकदम सही बन जाएगा जहाँ इसको बनना चाहिए। स्पष्ट। चलिए चले चाँद के पार चले। लास्ट लिख लो, जड़ा दृष्टि दय बन गया। बना लो जल्दी, लास्ट आज का हेडिंग जड़ा दृष्टि दोष। इसमें पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है, इसके दूर फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चल गए, आइए तो आज का फिजिक्स आपको कैसा लगा बताइए। आइए
जड़ा, देखिए अधिकतर है बुढ़ापा में रोग होता है, बुढ़ापा, जड़ा दृष्टि दोष। देखो जड़ा दृष्टि दोष में जब पूछेगा तो जब किसी व्यक्ति को नजदीक और दूर दोनों में से कोई दिखाई नहीं देता है तो हम इसको जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। अधिकतर 40 साल के बाद ये रोग होता है बाबू, 40 साल के बाद। तो देखें बहुत लोग आप देखते होंगे चश्मा लगाते होंगे तो ऊपर अवतल होता है और यहाँ पर उत्तल होता है। नहीं, हमारे में खाली अवतल है, उत्तल नहीं। और बुढ़वा लोग में देखना नीचे आपके होता है, तो हांग करके देखते हैं। हाँ हाँ, और दूर के देखे तो ऊपर है अक्षय करते हैं। चल चलेगा। जब किसी व्यक्ति को नजदीक और दूर, जब किसी व्यक्ति को नजदीक और दूर दोनों में से कोई भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। ये अधिकतर माने, अब तो बीमारी ये कब हो सकता है, लेकिन अधिकतर नोट पॉइंट में लिख लेना कि अधिकतर 40 वर्ष के बाद लोगों को होता है। अधिकतर 40 वर्ष के बाद व्यक्तियों को होता है। और सुनो, इसको दूर निवारण लिख लेना है। इसे दूर करने के लिए इपॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। विपक्षी का मतलब अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगते हैं, लेकिन इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना, बाकी हम लोग सुबह मिलते हैं, ठीक है? चलो।